बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो लीक सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ ऑडियो लीक्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ख़बरों की जीनत बन जाती हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की ही एक ऑडियो लीक ऐसे ही मशहूर हुई है, जिसके बाद में हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को सादिक़ अमीन कहने वाले मुँह छुपाते फिर रहे हैं। इस ऑडियो लीक्स में क्या है, इस पर तो बात बाद में की जाएगी, लेकिन बात यह है कि क्या ये ऑडियो लीक सामने आने के बाद साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी गैर सियासी साबित हो गई। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से रिलीफ पैकेज दिया गया है। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी पंजाब में। और उन्होंने ये दावा किया है कि जो कड़वी गोलियाँ पेट्रोल के हवाले से हुकूमत ने पी हैं, जो कड़वी गोलियां हुकूमत पेट्रोल के हवाले से खा रही है, वो तमाम तर कड़वी गोलियां साबिक़ हुकूमत की दी हुई हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सस्ता आटा दिया, मुफ्त अद्वियात दी हैं, अब मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं। जिसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये कड़ियाँ ज़िमनी इंतखाबात से मिलती हैं। ये तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था किसी किस्म की कोई मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और 17 जुलाई से पहले इस तरह के रिलीफ पैकेजेस क्या इंतखाबात में मदाखलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डोनाल्ड लू से मुआफ़ी की खबरें भी आजकल ज़ुबान ज़द आम हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि PTI ने डोनाल्ड लू से मुआफ़ी मांग ली है, शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। इसके रद्दअमल में PTI का मौक़िफ़ है कि ख्वाजा आसिफ आदतन झूठे हैं, कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कोशा रहते हैं। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि ख्वाजा आसिफ के ख्यालात को संजीदा लेना खुद संजीदगी की तौहीन है। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तलाफ़ी चाहती है? इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मोना आलम साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक ने उन्हें गैर सियासी साबित कर दिया? अच्छा, पहले तो अभी तक उस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए किसी भी तरफ से। मुझे नहीं मालूम आज के दिन में अगर कुछ उसके बारे में कोई ऐसी कोई फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, कोई फोरेंसिक किसी ने करवाया या नहीं करवाया, तो इसके लिए मफरूज़ा है। अच्छा, उस मफरूज़े की बुनियाद पे हम अपना कोई ना कोई जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इससे पहला होता है कि क्या हर पाकिस्तानी को किसी न किसी हद तक सियासी होना चाहिए? ये पहला सवाल है। मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। मुआशरा जब तक मुकम्मल तौर पर या हर शख्स कुछ न कुछ सियासत की सूझबूझ नहीं रखेगा, क्योंकि सियासत क्या है? सियासत असल में माशरे का सफ़र है। उस सफ़र के बारे में, चाहे इकोनॉमिक उसकी इम्प्लिकेशन हैं, चाहे उसके माशरती हैं, चाहे उसके कुछ और मुज़मरात हैं, लेकिन इन तमाम के बारे में कुछ न कुछ आगाही होना बहुत लाजमी है। तो माशरे को किसी न किसी हद तक सियासी होना चाहिए। पाकिस्तानी माशरा बड़ी हद तक सियासी है, लेकिन और उस हिसाब से फिर ये बुशरा बीबी हों या जो भी कोई किसी खातून का आप जिक्र कर रहे हैं, वो अगर उस लिहाज तक, उस हद तक सियासी हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या हर सियासी शऊर रखने वाला आदमी अपने आप को पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या जो कम्पिटिटिव या जो किस्म की एडवर्सेरियल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पॉलिटिक्स है उसमें हैं, क्योंकि वो है टैक्टिकल लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि वो जो खेल खेलेगा या वो जो उसके ऊपर बात करेगा, वो अपने आप को वहाँ उलझा रहा है जो कि उसका मैदान है सियासत का। सियासत के मैदान में जब आप उतरेंगे तो फिर आपके बारे में फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी बनते हैं तो आपके बारे में मुख्तलिफ किस्म की आरा का कायम होना बिल्कुल एक लाजमी अमर है। लेकिन ये पहला काम डिटर्मिन करना है कि आया वो वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ये फेक तो नहीं है। तो जब तक ये फैसला नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल है। बुशरा बीबी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी सूरत में उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, हर पाकिस्तानी को किसी न किसी हद तक आगाही के लिए कम से कम सियासी ज़रूर होना चाहिए। और नंबर 2 ये कि अलबत्ता अगर आप मैदान सियासत में नीचे उतर पड़ें और टैक्टिकल लेवल के ऊपर आके देखिए, एक और चीज़ फाइनली मैं बता दूं, आखिरी पॉइंट, कि सियासत ऑक्यूपेशन नहीं है, सियासत पब्लिक सर्विस है। ये फ़र्क करना भी बहुत लाजमी है। हम ये कहते हैं कि जिसका काम उसी को साझे। सियासत सबका काम है, मुआशरे का काम। सियासत ही इम्पोर्टेंस है इसकी, ताकि हम अपने इकोनॉमिक और बाकी सोशल मामलात के पे नज़र रख सकें। जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे, हमारी समझ नहीं होगी, हम अपने लीडरान पे नज़र नहीं रख पाएंगे। तो उतनी आगाही होना लाजमी है
ये ऑक्यूपेशन नहीं है, पब्लिक सर्विस है और पब्लिक सर्विस जिनको चूज़ करके वहाँ भेजा जाता है, उनको एक ट्रस्ट उनके हाथ में दिया जाता है और ट्रस्ट के अंदर आप कोई बदयांती नहीं कर सकते, इसलिए नज़र रखना बहुत लाज़मी है। तो बिशा बीबी का मुझे नहीं पता, पहले टेप को ऑथेंटिक पाई कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो ऑडियो लीक सामने आई है बुशरा बीबी की, इसने उन्हें गैर सियासी साबित कर दिया? देखें, अब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि हर शख्स को कुछ ना कुछ सियासी होना पड़ता है, होना चाहिए। मैन इज ए पोलिटिकल एनिमल, कोई शक नहीं इस बात में। लेकिन ये जो बात है ना कि सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेना, पार्टीजन बन के हिस्सा लेना, ये दूसरी बात है। बुशरा बीबी पर आज तक ये इल्ज़ाम तो था नहीं, होता ये था कि जब कोई बात की जाती थी उनके बारे में तो फ़ौरन कहा जाता था कि वो हाउस वाइफ हैं और उनका सियासत से क्या ताल्लुक, वो तो घर के मामला पर दखल देती हैं और दैट्स ऑल। उन पर घरेलू ख़वातीन के मना किया जाता था, आमतौर पर ये तासुब। उसके जवाब में लोग कहते थे ये असर पूरी हमारी सियासत पर पड़ रहा है, ब्यूरोक्रेसी पे उनके असरात हैं, तबादले और तकर्रियाँ उनके इशारों पर होते हैं। फरा बीबी का केस जो सामने आया वो इसी हवाले से था, बल्कि ये था कि उनके साबिक जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसे फ़ायदे उठाते हैं जो स्टेट क्राफ्ट में रहकर ही कोई दे सकता है। तो ये सारे इशारे आते थे, रूहानियत का आता था कि वो गाइड करती हैं, वज़ीर-ए-आज़म ये करें, ये ना करें। अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं जाते किसी जनाजे में तो उनकी राय है। अगर वो 19 तारीख पे इसरार करते हैं कि इससे पहले बदला ना जाए या बदला जाए, तो ये सारे इसके मफ़हूम होता है कि एक तरह की जिसे वो रूहानियत कहते हैं और जो लोग जादू टूना कहते थे, उसके असरात होते थे। ये कहा जाता था, लेकिन कभी ये नहीं हुआ था कि वो एक तरह का एक गाइडेंस मीडिया सेल को दे रही हैं और उनको कह रही हैं कि ये करो और वो करो, ये नहीं करो। ये मरीम नवाज़ पे इल्ज़ाम लगा था, इसमें कोई शक नहीं है एक ज़माने में कि मरीम नवाज़ जो है वो बैठी हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीडिया सेल चलाती हैं और उसके ज़रिए से लोगों को बहुत सी बातें करने और ना करने के लिए कहती हैं। मीडिया से भी राब्ता रखती हैं, इश्तिहारों पर भी देखती हैं, उस तरह की बातें की जाती थी। तो इस टेप से आने से बाद पहली बार पता चला कि वो सोशल मीडिया सेल को बहुत इफेक्टिवली मॉनिटर कर रही थी, हैंडल कर रही थी और उसमें वो एडवाइस भी दे रही थी। अब ये बात अलग से है कि इसका फोरेंसिक कराया जाए कि दुरुस्त है कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो जवाबात आए हैं पीटीआई की तरफ से वो साबित करते हैं कि वो इस टेप को गलत साबित नहीं करना चाहते। वो कहते हैं प्राइवेट गुफ्तगू आप उसको आलम नशरा कर दिया, ये तो इमोरल बात है। या कहते हैं कि ऐसी गुफ्तगूएँ तो होती रहती हैं और कोई एक आदमी दूसरे को मशवरा देता है, उस मशवरे को आप ये साबित करें कि ये इंटरफेरेंस स्टेट के मामले में तो ये गलत है। तो इस तरह के जितने बयानात आ रहे हैं उससे यही लगता है कि ये जो वीडियो है ये फेक नहीं है, कम अज़ कम दुरुस्त है और उस पर कुछ शर्मिंदगी नहीं है पीटीआई को। वो कहते हैं रूटीन का मामला है, शर्मिंदगी आपको होनी चाहिए जिन्होंने इमोरली इसको लीक कर दिया है। वैसे आज तक हमारे यहाँ ये स्टडी नहीं हुई कि इस तरह की चीज़ें जो लीक होती हैं वो कौन करता है, कैसे करता है, कहाँ से होती हैं, क्यों होती हैं। ये एक नाजुक सवाल है, बस इसी सवाल पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। राइट, रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, जो बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई है उसको सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि वो गैर सियासी? जी, देखिए बात यह है कि मीर साहब ने जैसे अभी जिक्र किया कि यकीनन हमें इस पे ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए कि इसके फोरेंसिक ऑडिट हो और ये बात वाज़े हो जाए कि ये वाक़ई ही में उनकी आवाज़ है बुशरा साहिबा की। लेकिन ये कि पीटीआई की तरफ से जो बयानात आए हैं उसमें कोई डिनाई नहीं किया गया कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। वो ये कि लीगल तौर पर टेप की है और ये किसने की है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब के भी, श्री मज़ारी साहिबा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के भी फ़ोन जो है वो टेप होते थे। तो ये तो बिल्कुल लेकिन उससे मुझे याद आ जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब इक़्तिदार में थे तो ग़ालिबन 2020 में उन्होंने ये कहा था कि उनको पता है कि उनके फ़ोन जो हैं वो आईबी और आईएसआई टेप करती हैं क्योंकि उन्होंने उनकी हिफाज़त करनी होती है। और चूँकि इमरान खान साहब इतने ईमानदार हैं, वो कोई करप्शन नहीं करते, इसलिए उनको कोई ख़तरा नहीं है। मतलब वो उस वक़्त तो बड़ी फ़ख्रिया अंदाज़ में वो बात कर रहे थे। आज बहरहाल इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद उनका मौक़िफ़ पार्टी का कम से कम वो बदल गया है। और ख़ुसूसन चूँकि बड़ी ये बुशरा साहिबा की जो ये वीडियो है, बड़ी है तो मुबैना वीडियो ऑडियो लीक मैं कहूँगा, जो कि अभी वही बात है कि इसको डॉक्यूमेंट्री इसका एविडेंस या फोरेंसिक ऑडिटिंग जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन एक्सप्लोसिव और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बात है। उसकी वजह ये है कि ये वही पार्टी है जिसने मतवातिर
इतने साल इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज़ ने कोई पीएम हाउस में मीडिया सेल खोल रखा है, मरियम नवाज़ किस हैसियत में ये कर रही हैं, मरियम नवाज़ हमले करवा रही हैं ऑपोजिशन के ऊपर, इदारों के ऊपर, पूरी एक कैंपेन रही है, आज भी वो चलती है। लेकिन खुद जो पीटीआई ने इक़्तिदार में आके किया, आपने देखा कि उन्होंने सरकारी ख़जाने से पूरी की पूरी टीमें भर्ती की। अभी केपी में उस दिन खबर आई हुई थी कि पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को भर्ती किया गया है 25-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह के ऊपर, कि वो हुकूमत का जो कामयाबी या कारकर्दगी है उसको उजागर करें, यानी कि प्रोपेगेंडा वो करें। तो पीटीआई ने तो प्रोपेगेंडा को एक आर्ट फॉर्म के तौर पर बनाया हुआ है। और फर्स्ट लेडी जिनके बारे में बार-बार इमरान खान साहब ने, उनके जो हैं कोई 2 ढाई दर्जन तर्जुमान थे, वो यही कहते रहे थे कि जी वो बुशरा साहिबा जो है वो तो एक घरेलू खातून है, उनका क्या लेना देना सियासत से, क्या लेना देना हुकूमत से, ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और आज वाक़यात ने ये साबित कर दिया कि वो बात गलत थी, अगर ये वीडियो ऑडियो लीक सही है। और ना सिर्फ ये कि वो उसमें मुकम्मल तौर पे शामिल हैं, बल्कि वो बड़ी संगीन किस्म की हिदायत दे रही हैं, अगर ये उनकी ही आवाज़ है। मैं साथ में बार-बार वाज़ेह कर रहा हूँ कि जहाँ पे हुकूमत को तनकीद या पीटीआई के ऊपर जो बात है उसको गद्दारी की तरफ मोड़ दें। आप देखिए ना कितनी आसानी से, कितनी महारत से गद्दारी का फतवा यहाँ पे सादिर किया जाता है। 2 ही फतवे पाकिस्तान में चलते हैं, कुफ्र का और एक गद्दारी का, और बड़े आसानी से हर सियासी पार्टी, हर सियासी ग्रुप, रियासत के इदारे सब ये यूज़ करते आए हैं माज़ी में, और अनफॉर्चुनेटली कोई इसकी रोकथाम नहीं। हमने पूरे माशरे की साख्त जो है हमने उसको तबाह कर डाला है। तो मैं सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी पर ये इल्ज़ाम नहीं दूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक, जैसे कहना चाहिए, एक कौमी वायरस बन चुका है कि जो ना आपको पसंद हो तो उसको आप कह देंगे इसका तो दीन ही ठीक नहीं है, या ये लोग मुहिब्बे वतन नहीं है, या फलाना नहीं है, धमाका नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की जो ईमानदारी का उन्होंने पूरा एक मसीहाई का जो रूप धारा हुआ है, और बुशरा साहिबा ने जो एक नेक और घरेलू खातून का जो इमेज क्रिएट किया है, वो इस मुबैना ऑडियो लीक से बड़ी हद तक पाश हो गया है। जी ठीक। मोना साहब, आप क्या समझती हैं, जो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक है उसने उन्हें गैर सियासी साबित कर दिया? देखिए, कल तक मुझे लगता है कि ये सारा हम इसी पे बात कर रहे थे कि ये वीडियो या सॉरी ये जो ऑडियो है ये असली है या नकली है, क्योंकि इसका कोई फॉरेंसिक ऑडिट गवर्नमेंट ने भी नहीं कराया। गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराया तो हम ओनरशिप नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट इसकी ले रही है। जब तक इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराकर वो उसकी रिपोर्ट पब्लिक करके ये वाज़ेह नहीं करते कि ये ऑडियो असली है। दूसरी तरफ इस पे जिसे कहते हैं ना कि इसको इसकी नफी करना या कहना, इसको डिनाई करना, खान साहब जिनका ट्विटर वैसे बहुत एक्टिव है, उनकी तरफ से हमने नहीं देखा, तो ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद इसमें असली और नकली साबिक वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद मैं समझती हूँ इस ऑडियो के ऊपर अभाम बढ़ गया है, क्योंकि अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट्स हम देखें तो उसमें फॉर्मर फर्स्ट लेडी सियासी हैं या गैर सियासी हैं, वो पूरी एक अलग बहस है, हम उस जाते ही नहीं। बल्कि पीटीआई ने ये इल्जाम लगाया कि किन्होंने ये ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की है और हमारे फ़ोन रिकॉर्ड किए हैं, हमारे फ़ोन टैप, हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी उनसे मंसूब होकर किसी किस्म की ऑडियो आई थी जहां पर कोई मीडिया मैनेजमेंट की गुफ्तगू हो रही थी। मरियम साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको ऑन किया और कहा कि वाकई ये मेरी है। लेकिन उन क्यों टैप किए जा रहे थे और ये कौन करवा रहा था, यही सवाल अब पीटीआई वाले भी कर रहे हैं। ये सवाल गलत नहीं है, ये मेरा ख्याल है गालिबन सजाद मीर साहब ने भी अभी उठाया है। बिल्कुल ये जो रिकॉर्डिंग करवाने वाले या जो रिकॉर्डिंग से मंसूब होने वाले लोग हैं या हलके हैं, वो हम हमेशा देखते हैं कि जब किसी के वक्त बुरा आता है उन हलकों के हवाले से या उनके जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो उनकी तरफ से इस किस्म की जो इंकिशाफात हैं, लीक्स हैं, उनकी एक भरमार सी शुरू हो जाती है। आजकल पीटीआई की जद में आई हुई है, लेकिन और बगैर कोई उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किए हुए पीटीआई भी फतवे जारी जी। लेकिन इसमें जो बीच की बात है, जो गैर सियासी और इंडिपेंडेंट बात है, वो ये है कि इसमें एक तो पहली बात आती है कि उसकी ऑथेंटिसिटी
ये जो ठीक हो गया और हमने पता ठीक है। करवा लिया अपने तौर पर। अब पीटीआई अपने तरह का जवाब दे या अपनी तरफ का जवाब दे, ठीक लेकिन अभी तक हमें इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आई है। अच्छा, अगर मैं ये मानकर चलूं कि ये ऑडियो असली है, तो उसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि वो मीडिया मैनेजमेंट से एक स्टेप बल्कि काफी स्टेप्स आगे बढ़कर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं उसमें, और कहा जा रहा है कि जी आप इस बात को गद्दारी से मंसूब कर दें। मैं बार बार ये डिस्क्लेमर जी। दूंगी कि अगर वो असली है तो ये जो गुफ्तगू है ये ऑब्जेक्शनेबल है, और इस तरह से अपने मुखालफीन को गद्दार कहना और गद्दार वतन कहना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और ये कोई भी करे ये काबिल मजम्मत है। ठीक है। लेकिन वंस अगेन इसकी ऑथेंटिसिटी पे एक तो हम बात कर रहे हैं कि पहले के साबित होना अभी भी मैं समझती हूँ जरूरी है कि ऑथेंटिसिटी इसकी पहले हुकूमत ने भी साबित करनी है। अलबत्ता इसमें एक एडिशनल नोट ये है कि पीटीआई ने अपने पाँव पे एक तरह से कुल्हाड़ी मारी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने एक तरह से इसको दिया कि जी वीडियो और राइट, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। आप ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के रिलीफ पैकेज के हवाले से। वेलकम बैक। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी, इसका ऐलान किया वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब ने। क्या ये कड़ियाँ ज़िमनी इंतखाबात से मिल रही हैं इस रिलीफ पैकेज की, सजाद मीर साहब? असल में जी ये में कहा जाता है कि आप कोई ऐसा पैकेज दे रहे हैं जिससे लोगों की वो होता पाइप लाइनें बचा दी, आपने तारें बचा दी, कुछ और कर दिया, वहाँ नालियाँ खोदने का ऐलान कर दिया, सड़कें बनाने का ऐलान कर दिया, किसी खास हल का इंतखाब में। लेकिन सोचने की बात क्या है कि क्या पूरे सूबे में आप तरक्याती प्रोग्रामों को बंद कर दें? इस वक्त जो लोग गुर्बत के अगर मारे हुए हैं, अगर आपको कोई पैकेज देना चाहते हैं और पैकेज जो है ये आमतौर पर अच्छा गिना जा रहा है, खूबसूरत गिना जा रहा है, तो क्या इसको मना कर दिया जाए? मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। हमारे बहुत से कवानीन जो हैं वो इंटरप्रिटेशन के तालब हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, मसलन हल्का इंतखाब में कोई दूसरा MNA MP ना जाए, बहुत सी बातों जिस पर एतराज़ किया जाता है, बहुत सारा किस्सा है। खुद ये जो असेंबली का फ्लोर क्रॉसिंग की आइनी शिक है और आइनी शिक की जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट ने की है, इस पर भी बहुत गुफ्तगू होती है। ये एक अलग बात है, लेकिन ये हमजा ने जो पैकेज का अनाउंसमेंट की है ये बुरा पैकेज नहीं है। आप कहते हैं कि सरकारी तौर पर 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करता है उसको आप रियायत देते हो, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि लोगों के लिए ये भी अफोर्डेबल नहीं है। हालांकि 300 बहुत कम होते हैं, लेकिन ये भी अफोर्डेबल नहीं है। सवाल पैदा होता है 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले कौन लोग होंगे? तो मुझे बिल्कुल अभी चंद दिनों की बात है कि एक मेरा बंदा जो मेरे साथ पास काम करता था, मुलाजिम कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो आया, उसने कहा मुझे इतने पैसे अगर आप दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने क्या करने हैं तुमने, ऐसे मैंने पूछा। उसने कहा कि मैं अब मेरे बाप जिस कमरे में है उसमें पंखा और बल्ब तो था, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं कर पाते, हमें बिजली जो साथ वालों से मिलती थी वो नहीं मिल रही। अगर मुझे एक सोलर शीट जो है और बैटरी दस्तियाब हो जाए तो पंखा और बल्ब चल सकता है, मेरे बाप की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है। बेहतर होगा कि कोई लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी ये की जाए, जैसे ग्वादर में फ्री दे रहे हैं आप सोलर सिस्टम के लिए और सोलर शीट्स भी और दूसरा काम भी। आप इस तरह जिन लोगों के यूनिट्स 100 से कम आते हों, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाए तो उन्हें बहुत रियायती दरों पर या फ्री या किसी तरीके से ये सिस्टम फराहम किया जाएगा, ताकि हमारे बिजली के निज़ाम पर भी उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े और उसके नतीजे के तौर पर उन लोगों को बिजली फ्री मिल सके जिनको नहीं मिलती। ये एक ऐसे ही एक सोच है जिसका जिक्र करना मैंने ज़रूरी समझा। और लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमजा शहबाज ने इस बात का ऐलान किया है और इसका असर ज़िमनी इंतखाबात पड़ेगा, तो ज़िमनी इंतखाबात पर तो इतने असर पड़ रहे हैं कि मसलन अब इमरान खान चेयरमैन है, सिर्फ वो कहते हैं वो MNA भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो हर हल्के में जाकर जलसा कर सकते हैं। अब मरीम नवाज आ जाएगी, वो जलसा करने लगेगी जवाब पे। तो इन सब चीज़ों की मैकेनिज्म जो पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में देखना है कि इसके असरात क्या पड़ते हैं। हमजा के इस जैसे की तारीफ मरीम ने एक दिन पहले कर दी थी कि बड़ा तारीखी पैकेज देने वाले हैं। मेरे ख्याल में ये सारा ऐलान करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ज़रूरत थी। एक वज़ीर आला को आपने अवाम के
वफाद के लिए जो कुछ ऐलान करना होता है उसे ही करने दिया जाए, बजाय इसके कि वो लोग जो सियासी विंग को चलाते हैं वो इसका ऐलान करें। राइट, रजा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं? हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया पंजाब के आवाम के लिए, 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, उससे कोई कड़ियाँ मिलती हैं उसकी? देखिए जी, अगर कोई मिलाना चाहे और बनाना चाहे तो मिल जाएंगी, नहीं बनाना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगी। देखिए ना, माजी में भी तो ऐसा होता है ना। अगर आप देखिए पिछली दौर में जब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब खुद जो है वो कर रहे थे कैंपेनिंग, उनको कई बार इलेक्शन कमीशन ने रोका, 1 बार 2 बार, कोई नहीं रुके, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होता रहा। पहले भी एक हेलीकॉप्टर का केस बना था उनके ऊपर, वो भी उससे भी माशाल्लाह उनको जो है बरियत मिल गई। अभी फिर से और इस तरह के सरकारी वसाइल के जो इस्तेमाल है उसका कई बार तस्करा हुआ है। तो कोई ख़ास हमारे यहाँ ये बड़ा आर्बिट्ररी चीज़ है, इसको बड़ा वाज़ेह तौर पे डिफाइन होना चाहिए। जैसे मीर साहब कह रहे हैं, कानून की कवानीन जो हैं या रूल्स हैं, उनकी तशरीहात ऐसे तरीके से की जाती हैं कि जब किसी को फेवर करना हो तो वो गायब हो जाती हैं, जब उसको लागू करना हो तो बड़ी तेजी से लगती हैं। इजाफा करूं कि अगर पंजाब के तो ज़िमनी इंतखाबात 20 हलकों में हो रहे हैं और पंजाब में तो सैकड़ों हलके हैं, अगर ये पूरे पंजाब की आवाम को दिया जा रहा है, खसूसन ये जो महंगाई का जो रेट हो गया है और इस वक्त जो गैलपिंग इन्फ्लेशन का हाल है, और अगर एक रिलीफ पैकेज, क्योंकि पहले ये जिक्र कर चुकी है फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबाई हुकूमत भी कि भाई वो रिलीफ देंगे, तो बात ये कि अगर वो दे रहे हैं तो सिर्फ 17 या 19 हलकों के लिए तो वो नहीं दे रहे ना, पूरे सूबे को दे रहे हैं। तो लेकिन ये इस बात को भी तो झुकाया नहीं जा सकता रजा रूमी साहब कि ये मेरा नहीं 20 ख्याल हल्के कि पूरे इससे कोई पंजाब के इतना हलकों बड़ा उनको फायदा भी होगा। आप इसके इसकी बात दारोमदार ज़िमनी पर है। इंतखाबात में क्योंकि पार्टी लाइंस बड़ी क्लियर हैं और जिन लोगों को नहीं वोट डालना वो नहीं डालेंगे जी। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? एक बड़ा पैकेज दिया पंजाब की आवाम के लिए, 17 जुलाई को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, कोई असर पड़ेगा उस पर इसका? अच्छा, बड़ा पैकेज अब पंजाब के अवाम के लिए तो मैं नहीं समझता इसको, क्योंकि ये तो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। बेशक उसमें बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो बिजली जिसके घर में लगी है, अगर वो चोरी नहीं करता तो वो यकीनन 300 यूनिट तक तो इस्तेमाल करता ही करता है। 100 यूनिट वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होंगे तादाद के अंदर। लेकिन उससे हट के एक बुनियादी उसूल है जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पे वो वायलेट हो रहा है। हुकूमत जो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, ये एक ट्रस्ट होता है। मैं पहले सवाल में भी कह रहा था, अवाम अपना जो ट्रस्ट है हैंड ओवर करते हैं एक मखसूस मुद्दत के लिए चुन के हुक्मरानों को, और उनसे कहते हैं तुम इस ट्रस्ट को चलाओगे। अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब का अखुव्वत का एक वो है ट्रस्ट चलाते हैं वो, अगर उसके अंदर जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सब के सब अगर अपनी मर्जी से बांटना शुरू कर दें चीज़ों को, तो वो जो ट्रस्ट जिसके अंदर लोग डोनेट करते हैं, डोनर्स हैं, उनका ट्रस्ट कहाँ जाएगा? ये बादशाहत नहीं है, ये एक निज़ाम हुकूमत है जिसके अंदर आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, और पैसे से बढ़ के बड़ी जिम्मेदारी और कोई नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, जो हर शख्स को आदत होनी चाहिए कि जो वो सर्विस इस्तेमाल कर रहा है उसकी पेमेंट करे। इनकम टैक्स वाले को अगर उसका ज़ीरो इनकम टैक्स भी पड़ता है, वो इनकम टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करे, भले उस पर ज़ीरो लिखे कि मुझे कुछ ड्यू नहीं है, लेकिन ये आदत जब तक नहीं लोगों को पड़ेगी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, हमारे यहाँ इनकम टैक्स का या टैक्स का कोई कल्चर डेवलप नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई सर्विस इस्तेमाल करता हूँ, मुझे उसके लिए पैसा देना है। हाँ, आप भले लेने के बाद उसको किसी तरीके से वापस कर दें किसी भी शक्ल के अंदर, लेकिन वो कानूनी तौर पर उसके अंदर होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आप एक्सपोर्टर्स को भी तो वापस करते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक्स वगैरह के सिलसिले में, तो कोई ना कोई जरिया बनाया जा सकता है। लेकिन आदत होनी चाहिए कि जो सर्विस मैं इस्तेमाल करूं, ये बादशाह नहीं है। हमारा अब प्रॉब्लम आ जाता है हमारे हुक्मरानों का, चूँकि मैं बादशाह हूँ, मुझे इस पूरे 9000 अरब में से 2100-2200 अरब मुझे मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और ये मेरा हैंड ओवर है जो मुझे दिया जा रहा है, हैंड आउट है जो दिया जा रहा है, इसलिए मैं इसको बांटूंगा। तो फिर जाहिर है कि लोग इसको रिलेट करेंगे आपके इस टाइमिंग के हिसाब से, इस वोटिंग के साथ, ज़िमनी इंतखाबात के साथ, भले इसकी कितनी भी ज़रूरत बनती हो। इसका तरीक़ाकार, इसकी नीयत, इसका जो इख्तियार है, ये तीनों चीज़ों में मुझे वायलेशन नज़र आती है। ठीक, मोना आप क्या समझती हैं, कड़ियाँ मिलती हैं ज़िमनी इंतखाबात से इस पैकेज की?
जी, मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि देखें, वैसे तो ये 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घराने शायद बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि जो भी वो लोग हैं, वो बहुत लोअर इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए कोई भी जो रिलीफ़ है, वो उनके लिए बहुत बड़ा होगा और बहुत मायने ख़ेज़ होगा। और ऑब्वियसली जितने तरक्याती काम हैं, जब भी वो किए जाते हैं, उसका बराह रास्त अवाम को रिलीफ़ मिलता है। इस बात में तो कोई इनकार नहीं है। प्रॉब्लम है टाइमिंग से, और ये मुझे लगता है एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ की हम बात करें, तो कोई भी इलेक्टेड एमएनए, एमपीए सिटिंग हो, पार्लियामेंट का मेंबर या कोई मिनिस्टर हो, तो उसको इसी वजह से इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होती। अलबत्ता ये मुझे याद पड़ता है कि ये एक ऐसा मामला है जिस पे गालिबन तमाम तर जो पार्टीज़ हैं, उनको इख्तिलाफ़ है। इस ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ पे एतराज़ है, जिसकी वजह से आपको याद होगा साबका जो हुकूमत थी पीटीआई की, वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, जिसमें इस ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ से रिलैक्सेशन दी गई थी कि जितने ज़िमनी इंतख़ाबात हैं, उसमें कोई भी जाकर मुहिम को चला पाएगा। और मुझे याद पड़ता है कि अभी के लोग जो हुकूमत में हैं, उस वक़्त अपोज़िशन में थे, उन्होंने कोई ख़ास इसके ऊपर एज़ सच कोई तनकीद नहीं की थी, जबकि आपको पता है कि वो बतौर अपोज़िशन खान साहब की बतौर हुकूमत पे हर तरह की चीज़ पे तनकीद करते थे, लेकिन ये एक ऐसा केस था जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं हुई थी। लेकिन वो एक अलग बात है, एमएनएज़, एमपीएज़ की जाकर इलेक्शन मुहिम करना, वो फिर भी एक अलग मामला है। ये जो तरक्याती फंड अगर आप इस ऐसे मौके पर करें अनाउंस, जब इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो चुका हो, तो वो मुझे लगता है कि एक डायरेक्ट असर तो रखता है। ज़ाहिर है वोटर्स के हवाले से एक नरम गोशा आएगा वोटर्स के दिल में उस किसी भी शख्स के लिए या हुक्मरान के लिए जिसने उनको इस मौके पर तरक्याती बजट कोई या तो अलॉट किया हो, या कोई तरक्याती काम या स्कीम शुरू की हो, या जैसे अभी इस केस में हुआ है कि 100 यूनिट्स या उससे कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली फ्री कर दी गई हो, तो ऑब्वियसली उसका एक डायरेक्ट असर आएगा। इसी वजह से इसको ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ जो इलेक्शन कमीशन का है, उसमें ये इन चीज़ों को मना करते हैं, ताकि वोटर्स को जो हुक्मरान जमात है, वो इम्पैक्ट ना कर पाए। मुझे लगता है कि इस वक़्त एप्रोप्रिएट टाइम नहीं था। 17 जुलाई, एक तो ये कि ये बात भी दुरुस्त है कि 20 वैसे तो सीटों पे इलेक्शंस हो रहे हैं। पंजाब में मुतअद्दिद सीट्स हैं, मतलब हंड्रेड्स में सीट्स हैं पंजाब असेंबली की। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, इसलिए ये ज़्यादा डिसाइसिव है क्योंकि 17 जुलाई को जो इस इलेक्शन में रिजल्ट्स आएँगे, उसकी बुनियाद पर 22 जुलाई को चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा पंजाब असेंबली में। और इस वक़्त आपको पता है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। टक्कर के कैंडिडेट्स हैं ऑपोजिशन अलायंस के पास, सॉरी, टक्कर के तकरीबन अरकान हैं ऑपोजिशन अलायंस के पास और हुकूमती अलायंस के पास। बिल्कुल आप समझें कि नेक टू नेक इस वक़्त मामला चल रहा है। तो ये 20 सीटें जो हैं, ये जी। एक्चुअली उन नंबर्स का एक तरह से तयन करेंगी, क्योंकि अगर आपके पास वो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं है, तो आइन ये कहता है कि जिसके पास भी सिंपल मेजॉरिटी होगी, उस जमात का या उस अलायंस का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो लिहाजा इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। वैसे अगर ये प्रोबेबली रूटीन के जी। ज़िमनी इंतखाबात होते, तो शायद उसको इतना वेटेज ना दिया जाता, लेकिन क्योंकि इसका डायरेक्ट असर सूबे के चीफ मिनिस्टर पर है, जी। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि टाइमिंग इस वजह से दुरुस्त नहीं थी ये मंसूबा अनाउंस करने के लिए। ये बहुत अच्छा होगा, इसके बहुत से समरात होंगे, बट दिस कुड हैव बीन ईदर, या तो इलेक्शंस की अनाउंसमेंट से पहले हो जाता ये अनाउंस, क्योंकि हमजा शहबाज साहब तो हैं, कोई तकरीबन 1 माह हो गया उनको वज़ीर जी। आला पंजाब बने हुए। या तो ये उससे पहले हो जाता या उसके बाद हो जाता, लेकिन नाउ इज़ नॉट द टाइम। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। आप ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे डोनाल्ड लू से राबितों का इल्ज़ाम, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वाकई में तलाफी चाह रही है? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड लू से मुआफ़ी मांग ली है। इसके ठोस शवाहिद भी उनके पास सामने आ चुके हैं। रज़ा रूमी साहब, क्या समझते हैं, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तलाफी चाहती है? गो के पीटीआई डिनाई करती नज़र आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को सामने रखें तो आप समझते हैं पीटीआई अब तलाफी चाहती है? देखिए, ये जो इत्तलात आई हैं वो यही आई हैं कि वो अब्दुल्ला रियाज साहब जो हैं वहाँ पर अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई का जो ओवरसीज़ विंग है उसके वो कुछ करता धरता है, उन्होंने कुछ उनको राब्ता तो किया है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने माफ़ी मांगी है या वजाहत पेश की, हो सकता है वजाहत की पेश की हो, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि पीटीआई को जो है, अगर पीटीआई का ये रवैया रहेगा दुनिया के उन ममालिक के से जो कि पाकिस्तान के इत्तेहादी थे और हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे, जिनके साथ पाकिस्तान के बड़े गहरे रवाबित हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है वो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा खुद मार रहे हैं।
चाहे ये इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं आता, इसमें सऊदी अरेबिया, चीन, जो कि खान साहब की बहुत बड़ी गलतियां थी अपने दौर में कि उन्होंने 3 बड़ी पावर्स को और बड़े अहम जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं, चीन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और ये उनके साथ जो गल्फ की रियासतें हैं, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान का ना सिर्फ ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं कि इनको ख़राब किया जा ही नहीं सकता। अगर आपको कुछ गुस्सा भी आए, कोई गिला शिकवा भी हो, तो आप उसको डिप्लोमेटिक तरीके से बैक चैनल में फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस बात करते हैं। आप जलसों में आके तकरीरें नहीं करते और फॉरेन पॉलिसी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। तो ये गालिबन कुछ लग रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तो अब आपको पता है कि अमरीकी से ये जो खत की साजिश, मुबैना साजिश और ये जो सारा मदाखलत और साजिश और डोनाल्ड लू, ये तो अब इंटरनेशनल मीडिया में और अमेरिका में हर जगह रिपोर्ट हो चुका है और रिपोर्ट होके यकीनन उसका असर बराह रास्त पड़ेगा पीटीआई के लिए और पीटीआई के क्रेडेंशियल्स के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल ऐसा मामला होगा। अब क्या वो ख़त लिखा है, माफ़ी मांगिए, मैं उन तफसीलात से अनफॉर्चुनेटली वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे मिलेंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा शेयर कर दूंगा या किसी और के पास होगी पैनल में तो 100 बिस्मिल्लाह। राइट। मोना साहब, आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तलाफ़ी चाहती है? अगर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सामने रखें जिसमें वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू से पीटीआई ने माफ़ी मांग लिया और ठोस शवाहिद भी मौजूद है। अच्छा, ये डोनाल्ड लू वाला जो मामला है, ये तो मैं आपको अपने तौर तक वेरीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब का क्लेम है। अब ये कितना सच है या नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह तो रहे हैं कि उनके पास शवाहिद है। आई थिंक उनको शवाहिद सामने लाने चाहिए ताकि उनका क्लेम दुरुस्त साबित हो। लेकिन एक बात की मैं आपको तो ज़ाती तौर पर एंडोर्समेंट दे सकती हूँ, और वो ये है कि जो इवन यूएस एम्बेसी के लोग हैं या हुकाम हैं, वो भी इन बातों को अभी कंफर्म करते हुए हमें बताते हैं कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जो राब्ता कर रहे हैं उनसे और कह रहे हैं कि मुलाकात करवाई जाए यूएस एम्बेसी के जो लोग हैं उनसे, इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बाकायदा जाके उनके डिप्लोमेट से मुलाकात करें और ये मामला किसी तरह से रफा दफा करें, या फिर इसको कुछ इसमें अपना जो आप कहें कि करेक्टिव मैकेनिज्म है वो पीटीआई एक्टिवेट करना चाह रही है। ये मैं आपको ज़ाती तौर पे इस बात को इंडोर्स कर सकती हूँ कि ये हमें इत्तलात मिली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं एक और बात का इजाफा करना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली शुरू क्यों हुआ था, ये बयानिया जो साजिश का बयानिया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा जब खान साहब ने, मेरा ख्याल है 27 मार्च का दिन था, जब उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में जलसा किया था, और वो बहुत भरपूर जलसा था, उसमें बहुत आवाम आई थी, बहुत लोग आए थे, इसमें कोई शक नहीं। उनके हुकूमत जाने से कुछ रोज पहले की बात है। उसमें उन्होंने, आपको याद होगा, पहली दफा जिसमें वो खत लहराया था और कंस्पिरेसी की बात की थी, वो एक्चुअली की इसलिए गई थी क्योंकि खान साहब असल क्रिटिसिज्म करना चाह रहे थे अंदरूनी कंस्पिरेसी पे। वो कहना चाह रहे थे कि अंदरूनी तौर पर उनके खिलाफ कंस्पिरेसी हुई है, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत में थे और वो जिन लोगों पे इल्जाम लगाना चाह रहे थे, वो एक्चुअली खान साहब उनकी मदद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। उनको फिर भी उम्मीद थी खान साहब को या पीटीआई को, तमाम उस वक्त की हुकूमत को, कि अंदरूनी कंस्पिरेसी तो उनका तमाम का मानना था कि है या हुई है, लेकिन वो मोहतात अंदाज में उसको बैरूनी साजिश का उन्होंने एक बयानिया उसके साथ जोड़ दिया। अंदरूनी किसी भी बात की उन्होंने इसलिए तस्करा नहीं किया क्योंकि उनको उस वक्त भी उम्मीद थी कि अंदरूनी जो ताकतवर हल्के हैं वो उनकी उस वक्त भी हुकूमत बचाने में कुछ मदद कर सकते हैं। तो खान साहब एट दैट पॉइंट इन टाइम उनको अपसेट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो बैरूनी साजिश का एक बयानिया देकर उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया था कि जब तक उसके अंदरूनी तौर पर फैसिलिटेटर्स नहीं होंगे तब तक बैरूनी कोई भी बयानिया कामयाब नहीं होगा। आप एक चीज नोट कीजिए जो कि हमारे बहुत कम लोगों ने गालिबन नोट की होगी, कि जब से हुकूमत फिर गई है खान साहब की, उसके बाद से वो बैरूनी साजिश के बयानिए से पीछे हट रहे हैं और अब उन्होंने ज्यादातर जो अपनी तनकीद है वो न्यूट्रल्स की तरफ या अंपायर्स की तरफ कर दी है। अब तो उन्होंने हालिया अपने परेड ग्राउंड वाले जलसे में क्लियर कहा है कि अंपायर्स उनके साथ नहीं है बल्कि दूसरी तरफ हैं, तो लिहाजा अवाम उनका साथ दे। तो ये बातें अब वो खुल के कह रहे हैं। उस वक्त भी बाय द वे उनके दिल में यही बातें थी, उनके गवर्नमेंट के जहन में यही सारी बातें थी। वो खुल के इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उस वक्त भी वो मदद एक्सपेक्ट कर रहे थे ताकतवर हलकों से। लेकिन अब आपने देखा है जैसे जैसे हुकूमत को, उनको जाते हुए, उनको गए हुए, उनकी हुकूमत को टाइम हो गया है और उनको अभी भी वो मदद या हेल्प नहीं मिली है जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से आप देखेंगे वो लोकल सियासत पे जो अपना बयानिया है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और
बैरूनी साजिश वाले ग्रेजुअली बट श्योरली पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब, पीटीआई तलाफी चाहती है डोनाल्ड लू के मामले पर? अच्छा देखिए, अगेन टेप की तरह स्पेकुलेटिव है कि है या नहीं है, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। कोई सबूत सामने आएगा तो फिर हम इस पर हतमी राय अपनी कायम कर सकेंगे। लेकिन दो तीन चीज़ें वाज़ेह हैं, जो भी था ये एक एग्जैजरेशन थी, ये राई का पहाड़ बनाया गया, ये एक मज़ाक़ा खेज़ बात थी। अमेरिका 1000 मुल्कों में या 100 मुल्कों में या 50 में साजिश करता होगा, लेकिन हर साजिश कामयाब नहीं होती, हर दफ़ा हुकूमत नहीं बदलती। डायनामिक्स इंटरनल होते हैं हमेशा। तो चाहे अब उसको न्यूट्रल और अंपायर्स पे ले जाया जाए या उसको पीडीएम की सक्सेसफुल स्ट्रेटजी पे ले जाया जाए या फौज का पीछे 2 कदम हट जाना, बहरहाल वो हमारा मकसद नहीं है। देखिए, पीटीआई की ये पॉलिसी प्रेफरेंस हो सकती है, वो कह सकता है, पीटीआई को इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो अपना बयानिया दे और कहे कि हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अंदर जिस किस्म की गर्मजोशी पाकिस्तान ने पिछले 70-75 साल में रखी है, हमें ये पसंद नहीं है, हम उससे थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं। ये कह सकते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब इलेक्शंस होती हैं तो हम इस तरह की डिटेल में नहीं जाते, हमारे वोटर को समझ नहीं होती इन चीज़ों की। और रज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ, जो कि कॉर्नर स्टोन है आपकी फॉरेन पॉलिसी के, उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो आप उससे इस तरह की जब आप काम करते हैं तो आप अपने मुल्क का और 22 करोड़ अवाम का नुकसान करते हैं। लेकिन बासूरत आपकी एक पार्टी है, आपकी सोच है और आप एक पॉलिसी रख सकते हैं। तो मेरा उस पॉलिसी की हद तक तो हमें बिल्कुल इकरार करना चाहिए और उनको इनकार नहीं करना चाहिए कि पीटीआई की पॉलिसी हो सकती है अगर वो समझती है। और लेट द पीपल वोट देम इनटू पावर इफ दे हैव टू कम इनटू पावर। फिर उनकी मर्जी है कि जब वो आएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। मेरा ख्याल है एक तो ये चीज़ है जो कि हमें ख्याल करना चाहिए। दूसरा, हमें ये देखना है कि पीटीआई जब इस किस्म की गुफ्तगू करेगी तो उसके बाद उसकी जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी है वो किस हद तक हो जाती है। क्या वो अपने आप को सक्सेसफुल बना पाती है? लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ जिस किस्म का वोटिंग का पैटर्न्स है उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं होती। तो दूसरा, पीटीआई का जो मिजाज है, जी, और ना ही ये किसी भी हद तक उनकी ज़रूरत है मुकम्मल तौर पर कि वो किसी एम्बेसडर को जाके एक्सप्लेन करें या किसी मुल्क को जाके एक्सप्लेन करें। पॉलिसी प्रेफरेंस है, उसको पकड़ के रखो, लेकिन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपके जो डायनामिक्स थे वो सब इंटरनल थे, आपने इंटरनली अपने आप को पोजीशन करना है पॉलिटिकली। इस वहाँ पे लड़ाई करें। बाहर के मुल्कों को आपने शामिल किया, जो भला जैसे भी किया, लेकिन वो मेरे ख्याल में कोई उनके साथ माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश नहीं है, ना ही ये करेंगे। इसलिए मैं इसको एज अ प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता कि ये पीटीआई कभी करेगी। ठीक। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, पीटीआई अब तलाफी चाहती है? पीटीआई का जो बयानिया था कि साजिश हुई है उनके खिलाफ, वो दिल में से सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये साजिश हुई होती, अगर यहाँ साजिश हुई है तो अमेरिका की हुई साजिश आसानी से नाकाम नहीं हुआ करती। जब ये कहते हैं कि इंटरनल मीर जाफर मीर सादक भी उनके साथ मौजूद है, उसका जितना भी वो वजाहत करते हैं वो ख़तरनाक है। अब अगर वो ये समझते हैं कि ये बयानिया उस वक्त तो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब अगर वो इस बयानिया को जारी रख सकते हैं तो कहीं सचमुच ही अमेरिका साजिश न कर बैठे। वो कहे भाई इस आदमी को तो आने नहीं देना, जब बड़ा खतरनाक है, ये तो ऐसी सी बातें करता है, जलसों में करता है, अवाम को वर्गलाता है, अवाम को हमारे पीछे लगा दिया है, अवाम को अमेरिका के खिलाफ लगा दिया है। और ये सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो उनके लिए खतरनाक हो सकती है। तो जिस तरह वो न्यूट्रल के खिलाफ बात करता है और जब चाहता है कि न्यूट्रल से दोस्ती हो, लोग जाके उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं, राब्ते भी करते हैं। वो कहता है मैंने मोबाइल का नंबर बंद कर दिया है, लेकिन मोबाइल का नंबर तो बंद किया होगा, लेकिन राब्तों का नंबर बंद नहीं किया होगा। इसी तरह अमेरिका के साथ अगर वो राब्ता कायम करते हैं, एम्बेसडर के साथ करते हैं या वहाँ उनका नुमाइंदा करता है, जैसा रज़ा रूमी कह रहे थे कि वहाँ के जो नुमाइंदे उन्होंने राब्ता कायम किया होगा, उसकी क्या सूरत है। हो सकता है कि उसमें किसी ने लिखकर कुछ ज़्यादा ही बात दे दी हो और ज़्यादा ही कहा होगा। मतलब ये बात तो आई है कि ये कहा गया है कि लेट्स हैव ए न्यू बिगिनिंग, एक नए सिरे से बात का आगाज़ करना चाहिए। इन सारी बातों का असर तो होता है, लेकिन ये कि ये समझना, ये कहना कि यहाँ इसका ये मतलब देना कि पीटीआई इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकती है, नहीं, उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो समझते हैं कि साजिश कामयाब हो सकती है तो अब भी फिर साजिश हो सकती है और वो कामयाब हो सकती है। और अगर उस ताने बाने अंदरून मुल्क मिले होते हैं तो अंदरून मुल्क भी इनको की कोशिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों, तो वो कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। लेकिन दुरुस्त कहा गया कि ये आसान काम नहीं है, बात बहुत आगे जा चुकी है और उस पर कोई ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया है इमरान खान के बारे में। ये अमेरिका का नहीं है, सऊदी अरब का, यूएई का नहीं है, चीन का भी है। कहाँ जाएंगे आप?
आप रूस को लेकर आ गए थे, और रूस तो अभी कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई उस तरह का हवाला है नहीं कि जिसकी अहमियत दी जाए। प्यूटन दौरा नहीं करता हिंदुस्तान के डर से, और आप लगे हुए हैं ये कहने के लिए कि हम उससे तेल खरीद लेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। उन्होंने ऑफर की थी आपको बाजी में बहुत सारी, वो नॉन स्टैटिक ऑफर्स होती फतह कलामी थी। की माजरत चाहेंगे। सज्जाद मीर साहब का पॉइंट है, शहजाद चौधरी साहब, रजा रोमी साहब और मुना आलम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।